नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं लोकमंच। मैं हूं अनुराग दीक्षित। लोकमंच में आज बात आर्थिक तस्वीर की। बीमा विधेयक पर संसद से मोहर लग चुकी है, यानी बीमा विधेयक अब कानून की शक्ल में जल्द ही सामने आने वाला है। इन सब के बीच आज आम बजट पर लोकसभा में चर्चा होनी थी, लेकिन कुछ आपत्तियों के चलते उस चर्चा को फिलहाल टाल दिया गया है। अगले 1 घंटे में लोकमंच में आज यही समझने की कोशिश करेंगे कि बीमा विधेयक के कानून बन जाने के बाद किस तरीके की स्थितियां सुधरती हैं, इस देश की फायदा किसका होने जा रहा है, आपका या हमारा, या फिर कुछ चुनिंदा कंपनियों का, और साथ ही साथ आम बजट जिस पर आज चर्चा प्रस्तावित थी उसके क्या कुछ मायने हैं। क्या वाकई ये बजट अच्छे दिन लाने वाला बजट है? तो यही सब कुछ समझने की कोशिश आज लोकमंच में। और इन तमाम मुद्दों पर विस्तार से चर्चा करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं 4 बहुत ही खास मेहमान। हमारे साथ हैं बीजेडी के वरिष्ठ नेता और सांसद भर्तृहरि मेहताब साहब। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका कार्यक्रम में। हमारे साथ जुड़ रहे हैं बीजेपी के वरिष्ठ नेता और सांसद प्रहलाद सिंह पटेल जी। बहुत बहुत स्वागत है प्रहलाद जी आपका कार्यक्रम में। हमारे साथ जुड़ रहे हैं सीपीआईएम के सांसद शंकर प्रसाद दत्ता जी। बहुत बहुत स्वागत है दत्ता साहब आपका भी कार्यक्रम। और हमारे साथ जुड़ेंगे वरिष्ठ आर्थिक पत्रकार शिशिर सिन्हा जी। आप हिंदू बिजनेस लाइन से जुड़े हुए हैं। चर्चा की शुरुआत शिशिर सर आपसे करेंगे, लेकिन उससे पहले बीमा विधेयक पारित हो जाने के बाद केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने संसद भवन परिसर में क्या कुछ कहा पत्रकारों से, आइए देख लेते हैं। Yes, it is a very reformist measure. What is important is we are able to ensure a bipartisan support for this. Matter pending for the last 10 years today has been concluded. And with a commitment for investment, for new insurance product, and also to make our flagships company like LIC and GIC more competitive and world leaders. तो लगभग 1 दशक पुरानी जो समस्या थी वो अब सुलझती हुई दिख रही है संसद से मोहर लगने के बाद। शिशिर सर, दर्शकों की जानकारी के लिए पहले मैं आपसे यही समझना चाहूंगा, बीमा कानून संशोधन 2015 पारित होने का क्या कुछ मतलब है दर्शकों के लिए? पहले दर्शकों से ज्यादा यह है कि कंपनियां जो हैं, जो निजी कंपनियां हैं, उनमें विदेशी निवेश 49% तक हो सकेगा, जो 26 है अभी। जो 26 है। आपको याद होना चाहिए कि 1999 में जब बीमा क्षेत्र खुला और तब से लेकर के अब तक हमारे यहाँ जो कंपनियों की संख्या है वो 53 हो चुकी है, जिसमें से 6 जो है वो सरकारी हैं और 47 जो है वो निजी कंपनियां हैं। तो यानी कि इसका सीधा सीधा फायदा जो है वो निजी कंपनियों को है। अब सवाल उठता है कि निजी कंपनियों को पैसा क्यों चाहिए और कितना चाहिए। एक अनुमान है कि अगले 5 सालों में लगभग 50 से 60 हजार करोड़ रुपए की जरूरत होगी। और चूंकि विदेशी निवेश की सीमा 49% है, तो इसमें से 25,000 करोड़ रुपए जो है वो विदेशी निवेशकों के जरिए आएंगी। इनके आने का सबसे बड़ा फायदा अगर मैं कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से कहूं, एक पॉलिसी होल्डर के पॉइंट ऑफ व्यू से कहूं, तो कंपटीशन बढ़ने से नए नए प्रोडक्ट आएंगे। ठीक है। जो आज की तारीख में क्या है कि प्लेन वनीला प्रोडक्ट हमारे यहाँ है। लाइफ इंश्योरेंस में एक तरह का प्रोडक्ट है, नॉन लाइफ में 2-3 तरह के प्रोडक्ट हैं, चाहे वो एक्सीडेंट इंश्योरेंस का हो, थर्ड पार्टी हो, चाहे जो भी हो। आपको इनोवेशन ज्यादा मिलेगा। दूसरा यह है कि आज की तारीख में जो कवरेज है, जो पेनिट्रेशन है, कि कितनी आबादी को बीमा सुरक्षा मिली हुई है, वो लगभग 3.9% है। तो मतलब 4% से कम है इस देश की आबादी। बिल्कुल। तो अगर 121 करोड़ की आबादी वाले देश की बात करें तो 5-5.25 करोड़ के बीच की बात बनती है। इसमें से लाइफ इंश्योरेंस कवर 3.1% है और जो नॉन लाइफ है वो 0.8 है। नॉन लाइफ इसीलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि जो स्वास्थ्य बीमा है वो नॉन लाइफ में आता है। तो ज्यादा से ज्यादा लोगों को मिले, इसके लिए जरूरी है कि इन कंपनियों को एक वेल कैपिटलाइज हो, पूंजी हो। तो इसका फायदा एक तो प्रोडक्ट के तौर पे होगा। दूसरा एक और जो अहम फायदा है कि सर्विस, क्योंकि आज की तारीख में बीमा कराना जितना मुश्किल नहीं है, उससे कहीं ज्यादा मुश्किल बीमा का मुआवजा पाना होता है। तो सर्विस में इंप्रूवमेंट की उम्मीद की जानी चाहिए। ज्यादा से ज्यादा कंपनियां आएंगी और जो कंपनियां हैं उनके बीच में कंपटीशन सर, 1% से कम आपने बताया कि जो स्वास्थ्य बीमा या इस तरीके के बीमा कराने वाले 0.8 उनकी हिस्सेदारी 1% से कम है, 0.8% है। क्या वास्तव में ऐसी स्थिति थी कि कंपनियों के पास पैसा नहीं था इसलिए तमाम लोग स्वास्थ्य बीमा नहीं करा पा रहे थे, या जागरूकता के स्तर पर भी बहुत बड़ी कमी है अभी तक? देखिए, ज्यादातर होता क्या है कि बीमा हम जब किसी को भी बेचते हैं, बीमा के नाम पे हमारे दिमाग में सिर्फ जीवन बीमा आता है, और जीवन बीमा के नाम पर भी जब हम बेचने जाते हैं किसी को तो हम उसे डरा कर बेचते हैं कि अगर तुम्हारी मृत्यु हो गई तो उसके बाद तुम्हारे परिवार को ये रकम मिलेगी। तो लोग एक डर के नाते उसको खरीदते हैं।
लेकिन परेशानी ये थी कि जो स्वास्थ्य बीमा का मुद्दा है वो शहरों में सीमित रह गया। गांव देहातों में एक तो अस्पताल नहीं है। अगर आप हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी लेते हैं उसका फायदा तभी मिलेगा ना जब बेहतर अस्पताल हो, सरकारी अस्पताल में उसकी सुविधा मिले, क्योंकि वो चीज वहां है ही नहीं। इवन की टियर 2 सिटीज में भी बहुत अच्छे अच्छे हॉस्पिटल्स नहीं है, टियर 1 में ही है, बड़े शहरों में ही है। तो यहां पर लोग हेल्थ इंश्योरेंस खरीदते हैं। ये अलग बात है कि 15,000 रुपए की टैक्स छूट भी उसमें मिलती है, यानी कि आपके टोटल इनकम से वो डिडक्ट हो जाता है, तब भी लोग नहीं खरीदना चाहते थे क्योंकि जो जहां पे वो उसका फायदा उठा सकते थे वो उपलब्ध नहीं था। ठीक है मेहताब सर, आपसे समझना चाहूंगा, बीमा विधेयक पर लगभग बीजेपी और कांग्रेस में एक सी राय बनी दिखी, क्या बीजेडी इससे अपने आप को अलग रखती है? ये 10 साल का एक इतिहास है। पहले जो एनडीए सरकार अटल जी के नेतृत्व में चल रहा था उस समय यशवंत सिन्हा जी ये ओपनिंग ऑफ इंश्योरेंस सेक्टर का किए थे और हाउस में उन्होंने एक कमिटमेंट किया था कि 26% से ज्यादा नहीं होगा एफडीआई इन्वेस्टमेंट। ड्यूरिंग यूपीए 10 साल का जो शासन रहा उस समय फाइनेंस कमेटी के पास जब ये नया बिल आया कि उसको बढ़ा के हम 49% करें, यशवंत सिन्हा जी उस कमेटी के चेयरमैन थे जी। और वो कमेटी 2 बार रिपोर्ट दिया कि इट इज नॉट नेसेसरली इन द प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट। प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट वाज दैट। ठीक है, प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट का माने क्या है, दायरा क्या है, वो आप समझ सकते हैं, प्रहलाद सिंह जी भी समझ सकते हैं। जब एनडीए सरकार फिर मोदी जी के नेतृत्व में अब आ गई, फिर जरूरत पैदा हुई, फिर बीजेपी इस बिल को आगे बढ़ाया और मजे की बात है कि जयंत सिन्हा पायलटेड दिस बिल एंड इट हैज बीन अप्रूव्ड both by Lok Sabha and also yesterday by Rajya Sabha। पर 26% से 49% तक बढ़ाना टेक्निकली इट इज नॉट ए बिग थिंग, फ्रॉम 26% टू 49%। पर इसको किसको, हु हैज बेनिफिटेड इन दैट, as been just now told by CC ji, that those private companies who wanted investment or finance from abroad to be invested there so that competition can grow, you can have better product, ठीक है, उस हिसाब से उसको बढ़ाया गया है। But my basic question, BJD has supported this bill. BJD has supported in आप Lok Sabha। वॉकआउट करने के पक्ष में भी नहीं थे आप? नहीं, from the beginning we were supporting this bill for enhancement from 26% to 49%। But my basic question is, इतना फाइनेंस क्या हमारे देश में अवेलेबल नहीं था कि वी हैव टू गो फॉर एफडीआई? दैट्स द बेसिक क्वेश्चन। ठीक है, आई थिंक शंकर प्रसाद। और ये सवाल आप इस विधेयक पर मोहर लगाने के साथ साथ भी पूछ रहे थे, मतलब आप सपोर्ट भी कर रहे थे और साथ में सवाल भी पूछ रहे थे कि इस निवेश की जरूरत क्या है, विदेशी निवेश की जरूरत क्या है। प्रहलाद पटेल साहब। अनुराग जी, मुझे लगता है कि जो राजनीतिक परिदृश्य में जब हम कोई स्टैंड बदलते हैं, इस पर जो क्रिटिसिज्म होता है वो हर किसी पार्टी को अपनी बात कहने का अधिकार है। ठीक है, नहीं आपकी बात, मूल बात यह है कि मूल बात यह है कि जो बात राहुल जी ने कही है, मैं मजदूरों के बीच में काम करता हूं और प्रायः जो वामपंथी विचारधारा से जो मजदूर आंदोलन चलते हैं वो इसका विरोध करते रहे, लेकिन मैं ये मानता हूं कि इतनी बड़ी आबादी है जो, जहां तक सवाल वृद्धजनों का है, जब आदमी वृद्ध होता है तो सिर्फ उसको भोजन नहीं चाहिए, उसको औषधि भी चाहिए। इसलिए मैं राहुल जी की बात को सपोर्ट करता हूं, बल्कि शिशिर जी की बात को, क्योंकि आपको ये तय करना पड़ेगा कि उसको सुविधा कहां से मिलेगी। परिवार देने की स्थिति में नहीं है और जो उसकी कॉन्स्टिट्यूएंसी है, समाज है, वो उसको देने के लिए तैयार नहीं है। अल्टीमेट सरकार या कोई संस्था ऐसी जिस पर सरकार के माध्यम से कोई योजना पहुंचाई जा सके। वो तो मेहताब साहब भी कह रहे हैं कि ये होना चाहिए। उनका बुनियादी सवाल ये है कि क्या वो सिर्फ विदेशी निवेश के माध्यम से ही होगा? क्या 20-25 हजार करोड़ रुपए का निवेश के लिए भी विदेशी कंपनियों की ओर देखना होगा? यही है ना सर सवाल? नहीं, सवाल इस बात का नहीं है। सवाल यह है कि कंपनियां जैसे कि आपने बताई है कि इतनी सारी निजी हैं और बाकी सरकारी हैं। हम देखते हैं कि LIC के अलावा वास्तव में गांव में भी कोई जानता नहीं है, वो जीवन बीमा निगम के अलावा कोई और नहीं जानता। और इसलिए मुझे लगता है कि रिस्क के लिए आगे जाने के लिए एक साथ बहुत सारे लोग चाहिए। मैं असंगठित क्षेत्र के मजदूरों में काम करता रहा हूं पिछले 4 साल। मैं भी ये कहता था कि मेरे जैसे 10 लोग चाहिए, 10 संगठन चाहिए, तब कहीं जाकर 4 से 10% के बीच में काम कर पाएंगे। वही स्थिति बीमा की भी है कि, और वही वर्ग है दोनों में।
तो उनके लिए काम करने वाले लोग ज्यादा चाहिए, जिनके पास पूंजी हो, कोई इन्वेस्ट करना चाहता है तो क्या बुराई है। नहीं, जब आप बार बार असंगठित क्षेत्र के मजदूर कह रहे हैं सर, तो उनके लिए तो राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना जैसी भी एक योजना है ना, जिसमें 30,000 रुपए तक का जो इलाज है उसका प्रावधान है, उसमें उस कवर किया जाता है। मेहता साहब बताएंगे। जनधन योजना में आपने ये तो अभी शुरू हुई है ना, ये तो आज शुरू हुई। योजनाएं तो हैं ही, मुझे लगता है अध्यादेश लाने की जरूरत क्या थी? मतलब एक सवाल ये भी हो सकता है नहीं, सवाल अगर वो सब काम आप मुझे कर लगता रहे है थे कि पहले ही आपने गरीबों ये के छेड़ लिए। के ज्यादा अच्छा किया। हाँ। मुझे लगता है कि ये बात तो अब शुरू हो रही है। कौन अगर सी आप बात? जैसे जनधन योजना है या उसको नहीं, RSBY तो पहले से चल रही है, पहले से चल रही है। 30,000 रुपए का उनको मिलती है स्वास्थ्य बीमा। जिनका पीएफ कटता है या जिनका रजिस्ट्रेशन है। क्षमा करिएगा, जी। इसमें जो पंजीकृत जो लेबर है या जो गरीबी रेखा के नीचे है वो उसमें क्लॉज है, ठीक और है। इतनी कम संख्या है कि वो 0.8 या 0.9% ही है, वो कोई बहुत बड़ी संख्या नहीं ठीक है। है। और इसलिए जिनका पीएफ और ईपीएफ के जिस दायरे में आते हैं उनके लिए है, आम गरीब आदमी के लिए जो छोटे बहुत स्टेट पे कार्ड बना लेता है उसके लिए नहीं है। सर, लेकिन एक थोड़ा सा बात समझा दीजिए, जनधन योजना में जो बीमा का प्रावधान है वो कैसे अलग है अटल पेंशन योजना से, कैसे अलग है प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, और कैसे अलग है प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, और इन सब के बीच बीमा क्षेत्र में FDI, ये थोड़ा सा समझा दीजिए इसको। मुझे लगता है जो बात आज अभी जो नई स्कीम्स की आप बात कर रहे हैं उसमें जो गरीब आदमी है, तो मैं पहले मेरे मन में भी दुविधा थी कि सबसे बड़ी समस्या, एक और समस्या आती है जो आप नहीं कह पाए कि आदमी बीमा तो करा लेता है, 1 रुपया महीना देने में समस्या नहीं है, लेकिन वो क्या मार्च में याद रह पाएगा कि 12 रुपया जमा करना है। तो इस सरकार ने एक तो 12 रुपया कर दिया मजदूरों के लिए कि साल में एक बार और एक मुश्त भी आप जमा कर सकते हैं। मैं इसको सरलीकृत मानता हूं कि व्यवस्था का सरलीकरण उस अब कम पढ़े लिखे और बहुत कैलकुलेटेड नहीं है, जो हम बात कर रहे हैं वो आम आदमी को समझ में आती नहीं है। मार्च में हम खेत की कटाई के लिए जाएंगे कि 12 रुपया जमा करेंगे, ये बड़ा सवाल है। गरीबों के लिए तो आपने योजनाओं की शुरुआत कर दी है ना? जो पहली वाला जो आपने नाम लिया, जीवन ज्योति में जो मध्यवर्गीय से नीचे का वर्ग है, जो वास्तव में 330 या 360 रुपया दे सकता है, वो तो थोड़ा बहुत समझ भी रखता होगा कि जमा कर देगा, लेकिन उसमें भी जो सरलीकरण है मैं उसका समर्थन करता हूं। ठीक है कि कम से कम 1 साल का या आप जमा कर दो या 2 साल का जमा कर दो, ये जो रिलीफ है। नहीं तो एक बार पॉलिसी ब्रेक हो जाती है, जो मॉस में होता है, जो स्टेट गवर्नमेंट, जितनी भी स्टेट की गवर्नमेंट है, गरीबों के लिए आपने योजनाओं का ऐलान कर दिया है, फिर FDI का फायदा किसको होने जा रहा है? फिर उसके बाद भी बचेगा, उसके बाद भी मैं कह रहा हूं कि उसके बाद भी इतना बड़ा वर्ग बचेगा जिसके लिए संस्थाओं की जरूरत है। ठीक है। और उसके लिए फिर पैसा भी विदेश से आना जरूरी है, जो मेहता साहब। हाँ, मुझे लगता है आज की जो परिस्थिति है, जो वित्तीय स्थिति है, उसमें मदद की आवश्यकता है। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। पर जब आप इस सवाल को उठा रहे हैं तो इसमें क्या कोई खतरा है? क्या आपके मन में कोई सवाल है, कोई शक है, कोई आशंका? सवाल इज वेरी एलिमेंट्री। हाँ, विदेश से जो पैसा आएगा दैट विल बी फॉर प्रॉफिट। हाँ, ठीक है, प्रॉफिट इन ए क्विकर सेंस ऑफ द टर्म। और जो प्रॉफिट के लिए आएगा वो शहर में निवेश करेंगे या गांव तक जाएगा? नहीं, तो भारत के भी जो निवेशक हैं वो सर कोई परोपकार और NGO तो चला नहीं रहे, मतलब मुनाफा तो नहीं भी लेना। पहले तो ये शंका थी ना कि बाहर पैसा जाएगा, लेकिन कम से कम ये तय हो गया कि बाहर पैसा नहीं जाएगा। आप बजट की तैयारी करके आए हैं पूरी, लेकिन फिर भी बीमा विधेयक पर संसद की मुहर लगना, आप लोगों ने संभवतः इसका विरोध किया है। कैसे आप आंकते हैं सर इसको? विरोध की कोई खास वजह है या मुद्दों का अभाव था तो चलो इस पर भी विरोध सही? नहीं जी, तो खास वजह है यही वजह। हाँ, हमारा जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट लाने का कोशिश कर रहा है, हाँ, ये सरकार, कितना फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आएगी? जितना आ जाए सर उसका स्वागत। ठीक है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट किस लिए होना चाहिए? विकास, रोजगार। विकास, ठीक, जरूर बात है, लेकिन हमारा देश में जो प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनी है और जो पब्लिक इंश्योरेंस कंपनी है, वो दोनों में अंतर क्या है? इंश्योरेंस में हम LIC का बात कर रहा हूं, लाइफ इंश्योरेंस, जो पब्लिक इंश्योरेंस कंपनी है, उनको पास जो बीमा कराते, खरीदते बीमा, खरीदने के बाद जो आदमी गुजर जाते, इनके बाद उनको परिवार को पैसा मिलना चाहिए। जी, ठीक है। तो इस जो परिवार को पैसा मिलने का परसेंटेज क्या है जो क्लेम करते? नहीं, वो तो शिशिर जी भी कह रहे हैं वो सर्विसेज अपने आप में एक समस्या थी ना। क्लेम करने के बाद 98 से 99% तक क्लेम मिटिगेट हो जाते, ठीक है, क्लेम सॉल्व हो जाते। हाँ। और प्राइवेट कंपनी का क्या रेशियो है? 8 से 9% से ज्यादा वो क्लेम सॉल्व नहीं। तो दिक्कत क्या आने दीजिए सर, इससे तो LIC का सरकारी कंपनी का बाजार और ज्यादा बढ़ेगा। और जो आ रहा है डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, इसमें हमारा देश में जो कुछ नहीं है, वो जो बोला महाताब साहब ने जो बोला, ये कंपनी सर्विस सेक्टर में रुपया लगाते,
सर्विस सेक्टर में क्यों लगाते? जल्दी जल्दी पैसा उठाना चाहते, जितना जल्दी पैसा उठा सकते पैसा लेके जहां पर ज्यादा पैसा मिलेगा दूसरा देश में वहां पर चला जाता है। ये पूरा दुनिया में ही चल रहा है। लोक कल्याणकारी भावना से कोई निवेशक तो नहीं आएगा ना? ऐसा नहीं तो 8 से 9% सॉल्व क्यों करते हैं क्लेम का? इसका भाव यही है, जो लोक कल्याणकारी भाव होते प्राइवेट कंपनी का तो हमारा कोई दिक्कत नहीं होता। नहीं क्यों होगा? वो काम तो सरकारों का है सर। नहीं तो सरकार का काम है, तो सरकार जो आज सिद्धांत लिया, प्राइवेट कंपनी को बुला के ला रहा है। आप अपने संसदीय क्षेत्र की निधि किसी दूसरे संसदीय क्षेत्र में जाकर थोड़ी खर्च करेंगे, आप अपने क्षेत्र में करेंगे। ठीक है, स्वार्थ तो हर जगह है। पैसा तो हमारा बीमा कंपनी का पास पर तो पैसा कम नहीं है। कुछ दिन पहले बीमा कंपनियों के पास कमी नहीं है पैसे। एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग हुआ, क्या हुआ? रेल के साथ, ठीक है, 1,50,000 करोड़ जी ऑफ रुपीज आ रहा है रेल के लिए। तो हमारा बीमा कंपनी के पास पैसा का क्या? सर एक ब्रेक लेना है, इस अंतर को थोड़ा समझा दीजिए कि लगभग 25,000 करोड़ रुपए की हम उम्मीद कर रहे हैं विदेशों से बीमा क्षेत्र के लिए, और जैसा दत्ता साहब कह रहे हैं 1,57,000 करोड़ के आसपास की रेलवे उम्मीद कर रहा है LIC से। देखिए, आपको ये अंतर समझना चाहिए कि रेलवे के लिए पैसा LIC दे रही है, जो कि एक सरकारी कंपनी है और उनके पास फंड की कमी बिल्कुल नहीं है। LIC के पास फंड की कमी नहीं है। तो इस आज की FDI की जो उम्मीद है, जो कानून है, इसकी जरूरत LIC को नहीं है। बिल्कुल इस बात से समझना चाहिए कि LIC में प्राइवेट नहीं हो सकता, क्योंकि वो कॉर्पोरेशन है, एक ट्रस्ट के तहत बना हुआ है। तो ये सिर्फ निजी कंपनियों को फायदा, ये निजी कंपनियों के लिए फायदा है। और जो इसके अलावा 5 जो जनरल इंश्योरेंस की कंपनी है, ओरिएंटल इंश्योरेंस है, न्यू इंडिया इंश्योरेंस है, या नेशनल इंश्योरेंस है, जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन है, इनके लिए इस बिल में प्रोविजन रखा गया है कि वो अपने शेयर ऑफलोड कर सकते हैं, लेकिन किसी भी सूरत में सरकार की हिस्सेदारी 51% से कम नहीं होनी चाहिए। तो वो प्रावधान किया गया है, लेकिन आपको बिल्कुल ये स्पष्ट रखना चाहिए कि LIC के ऊपर कोई असर नहीं पड़ने वाला है। एक और बात कहना चाहूंगा कि 1999 से 2015 के बीच भले ही निजी कंपनियों की संख्या 47 तक पहुंच गई है, लेकिन अगर जीवन बीमा के बाजार की बात करें तो 70% से भी ज्यादा हिस्सा आज LIC का है। LIC को आप चैलेंज नहीं कर लेकिन जो दत्ता साहब का सवाल था वो ये कि अगर आप निजी निवेशकों को ज्यादा लाते हैं इस क्षेत्र में, तो कहीं ऐसा ना हो कि सर्विसेज लोगों को मिले ना, और LIC का जो पूरा एकाधिकार है वो भी कहीं कम ना हो जाए, मतलब आम आदमी कहीं फंस ना जाए। इसका एक पहलू हो सकता है। दूसरा पहलू ये भी है कि जब बाजार में वही कंपनियां टिक पाएंगी जो बेहतर सेवा देंगी। ठीक है, आप देखिएगा कि इस FDI के नॉर्म्स आने के बाद बाजार में कंसोलिडेशन का दौर शुरू हो सकता है। हो सकता है कि ये 47 घट करके 27 पे आ जाए। कुछ ही कंपनियां बचेंगी और वही कंपनियां बच पाएंगी जो बेहतर सेवा देती हैं, जो बेहतर सर्विसेज देती हैं। केवल बेहतर सेवा की बात होगी बीमा या बेचना, जो बड़ी मछलियां हैं वो कुछ सिद्धांत? देखिए, LIC टेक ओवर नहीं कर पाएंगी। ठीक है सर, एक छोटा सा ब्रेक लेने के लिए कहा जा रहा है। एक छोटा सा ब्रेक यहाँ पर ले रहे हैं। ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो तुरंत लौटेंगे और पूछेंगे मेहताब साहब से इस पहलू को भी, साथ ही साथ आम बजट जिस पर आज चर्चा प्रस्तावित थी उसके भी क्या कुछ मायने हैं, ये भी समझने की कोशिश एक छोटे से ब्रेक के बाद। मेहताब साहब, आपने शुरुआत में कहा कि आप बीमा विधेयक के पक्ष में हैं, आप सपोर्ट करते रहे हैं लगातार। इसमें 3 पहलू हैं जो सरकार की तरफ से गिनाए जा रहे हैं, जो शिशिर जी भी बता रहे थे। पहला ये कि कंपटीशन बढ़ेगा, दूसरा ये कि बेहतर सुविधाएं ग्राहकों को मिल सकती हैं, उनको विकल्प ज़्यादा मिलेंगे, और तीसरा ये कि बीमा एजेंट के तौर पर रोजगार भी बढ़ेंगे, रोजगार की संभावना बढ़ती हैं। ये तीनों जो पहलू हैं, इससे आप सहमत हैं? आपको लगता है कि हाँ ये तीनों होने जा रहे हैं आने वाले दिनों में? हमारे एक रेगुलेटरी बॉडी है IRDA जी, उनके ऊपर निर्भर करेगा वास्तव में जो पैसा आ रहा है बाहर से और यहाँ जो कंपनियां हैं वो किस तरह यहाँ काम कर रहे हैं। ठीक है, पर वहाँ डोमेन स्पेसिफिक नहीं है, पूरा देश है जी, उसमें शहर है, मेट्रोपोलिस है और गांव भी है, सेपरेट वर्ग भी है। वहाँ मैं तो खुशी हो, आई विल बी हैप्पी इफ द क्रॉप इंश्योरेंस टेक्स अप इन अ बिग वे। ठीक बात है, वैरायटी ऑफ क्रॉप इंश्योरेंस इज बिफोर द फार्मर्स। बिल्कुल, अगर ये आ गया तो ये सबसे बड़ी चीज होगी। एंड वी विल बी ऑल। और आपके हिसाब से कोई जाना चाहेगा गांव कस्बों में कि वो कहे कि भाई अब कृषि का बीमा हम करने आए विदेश से? अनप्रेडिक्टेबल वे द इंश्योरेंस कंपनी वर सपोज टू गिव यू एश्योरेंस, पर इन ए अनप्रेडिक्टेबल क्लाइमेट बोथ नेचर वाइज एंड ऑल्सो इन द देश में जो है इन अनप्रेडिक्टेबल क्लाइमेट। मैं ये एक प्रश्न आज भी पूछ रहा हूँ जी। हम ये विधेयक के सपोर्ट में थे, राज्यसभा में लोकसभा में हमने सपोर्ट किया सरकार को, पर आज भी मेरे मन में एक शंका है। ऑर्डिनेंस लाने के बाद ये बिल पास होने तक कितना FDI इस देश को आया है? ठीक है,
कुछ लोग कह सकते हैं कि ओबामा साहब को आना था तो जरूरी था कि पहले अध्यादेश ले आएं, वो मैं पटेल साहब से पूछूंगा। लेकिन शिशिर सर आपसे दो चीजें समझूंगा। एक तो ये जो अभी इरडा का जिक्र किया यहाँ पर मेहताब साहब ने, ये कहीं लिखा जा रहा था जिसमें कहा जा रहा है कि अब इस नए कानून के बाद बीमा क्षेत्र में एजेंट की नियुक्ति इरडा के कानूनों के तहत नहीं, बीमा कंपनियां खुद करेंगी, स्वतंत्र होंगी। क्या उसमें किसी तरीके की कोई दिक्कत, खामी आने वाली है, कोई संभावना ऐसी आपको नजर आती है? और दूसरा जो बहुत अहम बात है कि क्या वो तमाम विदेशी निवेश से जुटाए जाने वाला पैसा पॉलिसियों के तौर पर कृषि बीमा के जरिए भी, कृषि बीमा के तौर पर भी देखा जाने वाला है? देखिए, पहला जो प्रश्न है, मुझे उसमें वाकई में आपत्ति नजर आती है कि एक रेगुलेटर क्यों ना करे। एक कोई भी आदमी जो कि बीमा बाजार में आ रहा है वो योग्य है, उसकी योग्यता तय करने का अधिकार किसी को तो होना चाहिए। ठीक बात है। बीमा कंपनियां अपने शर्तों के आधार पर, और एक तरीके से उनका दोहन भी हो सकता है, बिल्कुल, जो बिल्कुल ही कुछ नहीं जानते हैं या जिनके पास वो योग्यता नहीं है। ये व्यवस्था पहले फाइनेंशियल मार्केट में भी हुआ करती थी कि अलग अलग कंपनी अपने तरीके से करती थी। फिर सेबी ने ले जाकर के वहां पर कुछ नए कायदे कानून तय किए, तो आप देखिए कि उस बाजार में कुछ एक रेगुलेशन, एक नियमित व्यवस्था देखने को मिल रही है। बीमा बाजार में क्यों नहीं ऐसा होना चाहिए कि रेगुलेटर तय करे कि एक बीमा एजेंट की योग्यता क्या होनी चाहिए और वो किस तरीके से आपको कन्विंस करे। आपका जो दूसरा सवाल है, क्षेत्र में बीमा, कृषि क्षेत्र में बीमा की बात है, ये कंपनियों के ऊपर निर्भर करता है। देखिए, जो विदेशी निवेशक पैसा ला रहा है वो सीमित पैसा ला रहा है। इससे ज्यादा जब बिजनेस फैलेगा, जब प्रीमियम्स आएंगे, जब मार्केट में लगेगा कि संभावनाएं हैं, तभी वो नया प्रोडक्ट लाएंगे। ऐसा नहीं है कि आज पैसा आया और कल नया प्रोडक्ट आ गए। पहले बाजार फैलेगा, और जैसा मेहताब साहब ने कहा कि अनसर्टेनिटी इतनी ज्यादा है कि उस अनसर्टेनिटी के बीच में कोई भी कंपनी जाकर के कारोबार यूं ही शुरू नहीं कर देना चाहेगी। पहले वो बाजार अपना फैलाएगी। क्या ऐसा कोई प्रावधान इस विधेयक में तो संभवतः नहीं था, क्या ऐसा कोई नीतियों के स्तर पर प्रावधान हो सकता है? जैसा मल्टी ब्रांड रिटेल में एफडीआई लाने के वक्त ये कहा जा रहा था कि आप इस निवेश रकम का एक हिस्सा गांव के ढांचागत विकास पर खर्च करेंगे। क्या ऐसा कुछ प्रावधान हो सकता है कि जितना पैसा आएगा उसमें से कुछ प्रतिशत, कुछ हिस्सेदारी आप कृषि क्षेत्र के बीमा से जुड़ी पॉलिसियां लाएंगे जो कम प्रीमियम पर किसानों को बेहतर? ऐसा कोई प्रावधान तो नहीं है। एक ही जो प्रावधान, हाँ, वो एक ही प्रावधान है कि 15% जो है आपको इंफ्रास्ट्रक्चर में खर्च करना है, बाकी किसी और सेक्टर के लिए नहीं है। ये प्रावधान किया भी नहीं जा सकता, ये व्यवहारिक नहीं है। आप देखिए, रिटेल में जो किया गया वो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए किया गया है। मैंने जो कहा कि नए प्रोडक्ट की बात है, नया प्रोडक्ट तभी आएगा जब बाजार फैलेगा। आज आप 4% के जो इंडियन पॉपुलेशन के बीच में अगर बीमा का बाजार सीमित है, उसमें कोई नया प्रोडक्ट ले आकर के बेचना चाहेगा, खरीदेगा कौन? तो पहले बाजार तो फैलने दीजिए, फिर ये कंपनियां नया प्रोडक्ट लेकर, और बाजार इससे बढ़ने जा रहा है। उम्मीद तो की जानी चाहिए कि अगले 5 सालों में जो आज हम 4% तक हैं, वो हो सकता है कि 6-6.25%, 7% तक पहुंच जाए, जो कि वर्ल्ड एवरेज है। वर्ल्ड एवरेज में अगर आपको बताऊं तो लगभग 6.3% है वर्ल्ड ओवर का। और साउथ अफ्रीका में पेनिट्रेशन अगर आपको बता दूं 14% से ज्यादा है। ब्रिक्स नेशन में केवल चाइना और ब्राजील जो है वो हमसे पीछे हैं। बाकी जो 2 देश हैं, रशिया और साउथ अफ्रीका, वो हमसे आगे। ठीक है, लेकिन चीन पीछे है। यहाँ की बहुत बड़ी आबादी के लिए यही बहुत बड़ी बात होगी कि चलो कम से कम बीमा के क्षेत्र में तो हम आगे हैं पेनिट्रेशन के मामले में। लेकिन पटेल साहब, आपसे एक चीज समझना चाहूंगा, इसको कुछ लोग इस तरीके से भी रख रहे हैं कि अगर बीमा विधेयक पर संसद की मोहर लगती है तो ये सरकार के आर्थिक सुधार की एक शुरुआत है, उसकी एक झलक है। क्या वाकई आपको भी लगता है सांसद के तौर पर कि हाँ, इससे हम एक संदेश कम से कम देते हैं कि अब हम अच्छे दिन लाने वाले हैं? नहीं, मुझे लगता है कि एक बात बड़ी साफ है, अविश्वास का भाव है, अनिश्चितता है, लेकिन नेतृत्व के कारण एक फर्क तो पड़ा है कि लोगों में भरोसा जगा। फिर दूसरी बात आती है जो आपने कही है कि आपको एक बार पहले मार्केट बनाना पड़ेगा, अचानक कोई नहीं आ जाएगा। ठीक है। फिर आपका लक्ष्य बड़ा साफ है, इतनी बड़ी आबादी है, उसका अधिकतम हिस्सा तो कवर हो। अगर हमने जो आंकड़ा हमारे पास इसको दुगना भी कर लिया 5 साल में, तो मुझे लगता है कि बहुत बड़ी सफलता होगी। अब किसके पास पैसा जाएगा, कहां रह जाएगा, ये जो बातें हैं ये तो तब शुरू होंगी। आज भी जो भारतीय कंपनियां, निजी कंपनियां काम कर रही हैं, जैसा कि अगर आपने बताया, अगर वो सही है तो वो क्लेम देने में तकलीफ दे रही है। ठीक है। तो जब कंपटीशन बढ़ेगा तो आप ऐसी फोर्जरी नहीं कर सकते हैं, ऐसी लूट नहीं कर सकते हैं। ये बात बड़ी साफ है। LIC की साख है, इसलिए लोग LIC के पास जाते हैं। ये भी एक सच्चाई है। तो इस पारदर्शिता के साथ काम करने के लिए जो रेगुलेटरी बॉडी है उसको काम करना चाहिए। लेकिन जैसा आपने कहा कि शुरू में ही कोई स्किल डेवलपमेंट की हम बात करते हैं, कोई फ्रेमवर्क बना दे, कौन आएगा? देश से ही लोग अगर आपको रोजगार तलाश रहे हैं तो स्किल डेवलपमेंट तो बाद में भी हो सकता है। अगर कोई रूल बनाने हैं तो बाद में भी बन सकते हैं। क्या ये कानून आर्थिक सुधार की शुरुआत के तौर पर आपको भी नजर आता है?
देखिए, आर्थिक सुधार का मैं बहुत व्यापक परिभाषा तो मैं जानता नहीं, आप भी अर्थशास्त्री नहीं सर, मैं भी नहीं, शिशिर जी हैं हमारे पास। कि जो व्यापारी व्यापार करने हमारे दरवाजे आए, चाहे देश का हो, चाहे बाहर का हो, चाहे पैसा लगाए, वो रोजगार पैदा करेगा तो आर्थिक सुधार की परिभाषा पूरी होगी। और मैं समझता हूं इस सरकार का जो मुख्य लक्ष्य है वो यही है कि हम जो भी व्यापार करने आए, पूंजी लगाएगा तो निश्चित रूप से रोजगार पैदा होगा। हाँ। अब पर वो बाकी गलतियां करेगा तो उसके लिए कानून बन सकते हैं। हम 100 साल कानून बदलने में इंतजार नहीं करेंगे, हम 2 साल और 1 साल में बदल सकते हैं। इसलिए कोई रूल बनाना है तो बन जाएंगे। अब तो सब कुछ ठीक ठाक हो गया, मतलब जैसा प्रहलाद पटेल जी कह रहे हैं, अब तो अच्छे दिन आ गए, मतलब आप भी धन्यवाद दे दीजिए। कोई विरोध क्यों बेवजह? दे सकते तो अच्छे ही लगते ना। हाँ। अच्छे दिन के लिए तो हम सभी काम करते हैं जी, लेकिन चिंतन हमारा अलग अलग है। हाँ। मोदी जी का जो अच्छे दिन आने, ये पश्चिम बंगाल के 3 दशक वाला अच्छा दिन अलग है और यहाँ दिल्ली के अच्छे दिन अलग। नहीं, ऐसा बात तो नहीं। ठीक है ना। हाँ। पश्चिम बंगाल में 34 इयर्स था, 34 साल था। 34 साल के बाद पीपल्स का डिमांड ज्यादा हो जाते, नया बात आ जाते। हाँ। तो एक्सपेक्टेशन बढ़ जाते पीपल का। तो अच्छे दिन क्या आ रहा है, तो दिल्ली का जो इलेक्शन में हम लोग देखा। ठीक है। ठीक है, चर्चा राजनीतिक नहीं करते, आर्थिक रखते हैं। अच्छे दिन किस लिए चाहिए? हाँ। किसके लिए चाहिए? हाँ। हम 3% पीपल, हाँ, 3% आदमी जो इनकम टैक्स वाले हैं, उनके लिए अच्छे दिन चाहिए ना। जो 97% पीपल है उनके लिए अच्छे दिन ज्यादा चाहिए। उनके लिए भी कुछ अच्छा दिन होना चाहिए। हाँ, ठीक। वो खत्म हो जाओ, हाँ, वो नहीं हम लोग सब वोट हैं। हाँ। लेकिन जो 97% पीपल है हमारा देश का आदमी जो है, उनको भलाई के लिए पहले काम होना चाहिए। ठीक है। लेकिन इस जो इंश्योरेंस सेक्टर में जो काम किया हमारा, हाँ, जो 2008 7 में जब अगर आपको कुछ सरकार को सुझाव देना होता, सर थोड़ा आगे बढ़ते हैं। हाँ। अगर आपको कुछ सरकार को सुझाव देना होता तो आप क्या सुझाव देते? सरकार इस विधेयक में ऐसा क्या क्लॉज डालती जिससे स्थितियां सुधर जाती चमत्कारिक ढंग से? पहले ही बात, हमारा इंश्योरेंस सेक्टर में और ज्यादा आदमी को लाने के लिए, हाँ, बाहर से फॉरेन इन्वेस्टमेंट का कोई जरूरत। ठीक है, यहीं पर हमारे फॉरेन इन्वेस्टमेंट लाना है। हाँ। तो जो टेक्नोलॉजी हमारा देश में नहीं है, हाँ, वही टेक्नोलॉजी के लिए फॉरेन इन्वेस्टमेंट आते, तो हम लोग एक साथ मिलकर इसके। चलिए अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं सर, बीमा विधेयक से आम बजट पर पहुंचते हैं। आज चर्चा प्रस्तावित थी, कुछ कारणों के चलते चर्चा नहीं हो पाई, और मैं वो दत्ता साहब आपसे समझना चाहूंगा, बीमा विधेयक पर उसके खिलाफ आपके पास कुछ तर्क हैं। इस आम बजट में जो अब से कुछ दिन पहले वित्त मंत्री ने पेश किया, कोई एक अच्छी चीज जो आपको पसंद आई हो, आलोचना करते रहिएगा आप बाद में, कोई एक अच्छी चीज जो आपको लगा हो कि हाँ इस बजट में ये अच्छा हुआ? अच्छे चीज के लिए तो ये बजट नहीं बने हुए। अच्छा, इसमें कुछ नहीं है? इसमें तो 1-2 काम तो जो यूपीए सरकार था, इसके हाँ, पहले जो कांग्रेस गवर्नमेंट था, वही कुछ काम तो है जो फर्स्ट यूपीए गवर्नमेंट ने किया। रेगा, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के यूपीए के द्वारा, यूपीए में रेगा लाया। जब वनाधिकार आइन लाया, वो तो अच्छा। यूपीए 2 में भी अच्छा नहीं था। यूपीए 2 में कुछ नहीं, यूपीए 2 में भी अच्छा नहीं था, और ये बजट भी अच्छा नहीं है। मतलब जहां आप नहीं है वहां बजट अच्छा नहीं है। 100 काम में 60, 70, 80% ठीक है, हम पूंजीपति को लिए करते, जमींदारों के लिए करते, और 2, 4, 5 काम गरीबों के लिए करते। एक तो अच्छा मतलब पिछले 6-7 साल से जो बजट आ रहे हैं वो अच्छे नहीं है। 2009 से पहले के सारे बजट अच्छे थे, देश की तस्वीर बदल दी गई। ऐसा बात मैंने नहीं किया, मैंने ऐसा बात नहीं किया। कॉमन मिनिमम प्रोग्राम, रेगा को जो आइन लाया ना, और रेगा आइन में हमारा देश का बहुत सारे, तो हमारा बात नहीं, हमारा देश का 32 इकोनॉमिस्ट जो बहुत वो खत्म नहीं किया सरकार ने खत्म नहीं किया। रेगा बंद नहीं होना चाहिए। हाँ, वो नहीं हो रहा है। अच्छा हुआ, ठीक है। इसमें थोड़ा टूटा फूटा चीज है, उसको बंद करने के लिए हमारा इनिशिएटिव होना चाहिए। ठीक है, मतलब नरेगा बंद नहीं हो रहा है, इसका भी धन्यवाद आप नहीं देंगे? आप कह रहे हैं ठीक है, कोई बात नहीं, 5,000 करोड़, लेकिन तब भी धन्यवाद नहीं है। नरेगा में पैसा तो ज्यादा होना चाहिए ना। हो गया है, बढ़ गया है। नहीं बढ़ा। ठीक है, चलिए रहने देते हैं, थोड़ा आप भी देख लीजिए, एक बार फिर आऊंगा मैं आपके पास। मेहता साहब, वही सवाल आपसे, सर इस बजट में कुछ अच्छा आपको नजर आया होगा? I never expected a budget of this kind from Arun Jaitley. The expectation was that it will be a totally pro-corporate, pro-rich budget, but it is not. Middle class are unhappy. ठीक है,
But the poor, for the poor, this budget has done tremendous work. क्या ऐसा खास लगा आपको? ज्यादातर सोशल सेक्टर में बढ़ाया गया है इन्वेस्टमेंट। ठीक है, जो काफी दत्ता, ठीक है, उनकी मजबूरी है, उन्हें कहना would be I think he will support my case. हाँ, जो पुअर है जी, स्पेशली इन द रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर, जितना इन्वेस्टमेंट हो रहा है, हाँ, होगा इस बजट के जरिए, जी, जितना नरेगा के नोबडी एक्सपेक्टेड, ठीक बात है। 5,000 करोड़ इंक्रीज देन द प्रीवियस वन। हाँ, तो इसी तरह हेल्थ सेक्टर में जो इंश्योरेंस आया, ओल्ड एज के लिए जो व्यवस्था की गई, ये जो सारे चीज सोशल सेक्टर में इस बजट में आया है, जी, नोबडी एक्सपेक्टेड दैट बीजेपी लेड गवर्नमेंट, nobody expected, even many economists are saying this, ठीक है, nobody expected that this would happen. Yes, some steps have been taken for the corporate sector. उस पर ब्रेक के बाद आते हैं सर, थोड़ा अब भी याद कर लीजिए। हम एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं यहाँ पर, और ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो इस बजट को लेकर भी कुछ पहलू होंगे, वो भी समझने की कोशिश, एक छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर स्वागत है। आप देख रहे हैं लोकमंच, जिसमें आज हम चर्चा कर रहे हैं आर्थिक तस्वीर की। दत्ता साहब, ब्रेक पर जाने से पहले मेहताब साहब बता रहे थे कि ये इस बार का बजट कम से कम गांव में, कस्बों में रहने वाले गरीब लोगों के लिए और सामाजिक क्षेत्र से जुड़े पहलुओं को ध्यान में रखते हुए ऐसा बजट था जो अब तक नहीं आया। आप इत्तेफाक रखते हैं इस बात से? तो उनका अपना सोच है। नहीं, आपका सोच? ना, मेरा सोच तो दूसरा है, अलग है। मैंने तो यही बोला, जो भी बातें मेहताब साहब ने कही, क्या वो गलत है, तथ्यात्मक रूप से गलत है, क्या वो फैक्चुअल गलत है? मैंने 100 काम करने पर, हाँ, 2, 4, 5 काम अच्छा तो हो ही सकते, ठीक है, लेकिन मतलब फैक्चुअली गलत तो नहीं बोल रहे ना? फैक्चुअली गलत तो यही नहीं बोल रहा हूँ। हाँ, आईसीडीएस जो वर्कर है हमारा, हाँ, हमारा जो आशा वर्कर है जी, हमारा जो मिड डे मील वर्कर है, हाँ, जो 1 करोड़ का नजदीक है, उनका परिवार मिलाते तो 5 करोड़ हो जाते, उनके लिए कुछ अच्छा किया इस बजट में। रहेगा जो आपने बोला थोड़ा बढ़ाया, हाँ, फैक्चुअली इट इज नॉट इंक्रीज्ड। व्हाई? पिछले साल 34,000 था, हाँ, इस साल 34,600 लाइक दिस, अराउंड 600 और 700। इन्फ्लेशन को अब ले लेते, महंगाई वहां पे मिनिमम 10% तो बढ़ाना चाहिए। ठीक है, 34,000 करोड़ से कितना खर्चा हुआ? ठीक बात है, खर्चा तो हो ही नहीं उतना। ठीक है, सुन लेते हैं। खर्चा भेजने, पैसा तो पहले भेजना चाहिए, ये भी कमी है। अब कमी क्यों ना? एक कमी तो सोचना चाहिए। हमारा स्टेट, छोटा स्टेट त्रिपुरा पूरा इंडिया में, हाँ, सेंट्रल गवर्नमेंट का ही हिसाब है, हाँ, नंबर 1 पे है। तो काम अच्छा रहेगा पे, काम पे, काम देने में नंबर 1 पे है पूरा हिंदुस्तान में। 4 साल से ही हो रहा है, लेकिन वहां पर अभी तक पिछले साल जितना रुपया गया, ठीक है, यही रुपया नहीं गए। ठीक है, अब थोड़ा नरेगा से और सामाजिक क्षेत्र से आगे बढ़ते हैं। मेहताब साहब, आपने कहा था कि मिडिल क्लास थोड़ा सा खुश नहीं है, कोई खास वजह आपके हिसाब से? पहले तो सबको एक शॉक लगा कि सब सोच रहे थे कि इनकम टैक्स का जो लिमिट है वो बढ़ेगा, वो बढ़ाया नहीं गया। ठीक है। दूसरा, जो इफेक्ट इन्फ्लेशन के ऊपर है सारे मिडिल क्लास लोगों के, वो तो घट रही है सर आंकड़ों में। वो पेट्रोल और डीजल घट रहा है, हाँ, पर जस्ट द डे आफ्टर द बजट वाज प्लेस्ड इट वाज राइज्ड। ठीक है। कोई एक्सप्लेन किया सरकार के तरफ से क्यों रेज किया गया? किसी ने नहीं कहा कि इंटरनेशनली ये बढ़ गया फिर हमें ये इतना 3 रुपया बढ़ा है। ठीक है, उसका इसके साथ कुछ कनेक्शन नहीं है, पर जस्ट द नेक्स्ट डे इट वाज इंक्रीज्ड। तीसरा एक है कि जो घुमा फिरा के इट इज ईटिंग इनटू द पर्स ऑफ मिडिल क्लास। जितना हमारी रोजगार है जी, मिडिल क्लास का जितना रोजगार है, इट इज ईटिंग इनटू दैट। हमारी सेविंग्स नहीं बढ़ा। इस बजट के जरिए मिडिल क्लास का सेविंग्स नहीं बढ़ रहा है। डोमेस्टिक सेविंग्स घट रहा है पिछले कई सालों से। ठीक है, 2008-9 से घट रहा है। 2008-9 का हम उसको रोक पाए इंडिया में बिकॉज ऑफ डोमेस्टिक सेविंग्स। और पिछले ये 6 साल के अंदर मैं समझता हूं कि डोमेस्टिक सेविंग्स अब घट रहा है, और इस बजट में यही कोशिश होनी चाहिए थी कि डोमेस्टिक सेविंग्स किस तरह बढ़े। शिशिर जी, मध्यम वर्ग के लिए क्या कुछ खास आपको नजर आया इसमें, या आप भी निराश हैं?
देखिए, मध्यम वर्ग की चिंता या गुस्सा कह लें, वो ये सबसे बड़ा सर्विस टैक्स को लेके आया कि सर्विस टैक्स 12 मध्यम वर्ग टीआरपी भी बढ़ाता है सर। बिल्कुल 12 पूरे बजट का विश्लेषण केवल इनकम टैक्स स्लैब पर ही होकर निपट जाता है। इनकम टैक्स को लेकर के मुझे बहुत हैरानी नहीं, क्योंकि जब देश में आपके 3.5 करोड़ लोग ही इनकम टैक्स पे करते हैं तो उनके लिए स्लैब में चेंजेस पूरे 121 करोड़ को प्रभावित करे वो शायद उतना नहीं है, लेकिन जो ज्यादा लोगों को प्रभावित करता है वो इनडायरेक्ट टैक्स और उसमें भी सर्विस टैक्स है। और सर्विस टैक्स में अगर 14% होता है तो सीधे सीधे लोगों का होता है। हाँ। लेकिन मुझे लगता है कि सरकार जहां पर चूक गई है, इस सर्विस टैक्स का जो आज दायरा जितनी सेवाओं पर है उसमें से 60% ऐसी सेवाएं हैं जिसमें अबेटमेंट मिलता है, यानी कि पूरे के पूरे 100% वैल्यू पे आपको सर्विस टैक्स पे नहीं करना होता है। एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको रेस्टोरेंट का देता हूं। आप जब रेस्टोरेंट में खाना खाने जाते हैं, उसका जो बिल आता है उसके सिर्फ 40% के वैल्यू पे आपको सर्विस टैक्स देना है, यानी कि वो इफेक्टिव रेट 4.94 पर बनता है अगर हम 12.36 के हिसाब से लें, और इस तरीके से अगर 14% पे ले तो वो 5.6% है। सरकार कम्युनिकेट नहीं कर पाई, और यही वजह है कि मिडिल क्लास को ये लगा कि एक तरफ तो आपने हमें इनकम टैक्स में कोई राहत नहीं दी और दूसरी ओर आपने हमारी जेब से और पैसे ले लिए। वो गुस्सा जो है वो बढ़ा है, और मुझे लगता है कि शायद इस मामले में सरकार से ये चूक हुई कि वो कम्युनिकेट नहीं कर पाई। पेट्रोल और डीजल के दाम उसी रात बढ़ना ये बजट का ही हिस्सा था। बिल्कुल, बिल्कुल ड्यूटी का जो उन्होंने रिस्ट्रक्चरिंग किया, जो एक्साइज ड्यूटी का जो चेंजेस किए उनके कैलकुलेशन का, उसका सीधा सीधा इंपैक्ट आया कि आपके पेट्रोल और डीजल के प्राइसेस बढ़ गए, और ये बढ़ना ही था, ये तय था। उसके एक मौके की तलाश की जा रही थी। ये भी मिडिल क्लास को नाराज कर गया, क्योंकि उनको लगा कि आपने कुछ दिया तो नहीं बल्कि ले लिया। और जो छूट की जो सेविंग बढ़ाने की बात मेहताब साहब कर रहे हैं, आज आपने कहा कि 4,44,000 रुपए तक आप 10 लाख रुपए कमाते हैं तो 4,44,000 रुपए तक। सवाल ये उठता है कि जो 10 लाख रुपया कमाता है वो यदि 4,44,000 रुपया जब तक लगाएगा नहीं तब तक तो उसको टैक्स छूट मिलेगा नहीं। क्या उसके पास इतना रूम अवेलेबल है कि वो इतना पैसा लगा सके? ठीक बात। पटेल साहब, मध्यम वर्ग की बात ज्यादा करते हैं सर, टेलीविजन स्टूडियो में मध्यम वर्ग की बात ज्यादा होती है, गरीब किसान कृषि इसकी चर्चाएं हम लोग भी नहीं कर पाते। हाँ, क्या आपको लगता है कि हाँ वाकई निराशा का भाव जा रहा है, या आपने कुछ अच्छा किया है जिसको आप कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे हैं? 2 राउंड का जवाब मुझे एक बार में देना है। जी बिल्कुल, विस्तार से, संदर्भ से। मुझे लगता है कि भरतरी साहब बहुत गंभीर आदमी है। हाँ। ये जो हमारे बारे में धारणा बनाई जाती है कि साहब हम तो कुछ कैसे गरीब आदमी के लिए कर सकते हैं, मध्य वर्ग के लिए कैसे कर सकते हैं। अटल जी जब प्रधानमंत्री थे तब पहली बार निर्माण मजदूरों के लिए सामाजिक सुरक्षा का कानून भी आया, शुरुआत भी हुई, सेस लगा जिसकी कोई कल्पना नहीं करता था। दूसरा तरीका मुझे लगता है, इन पर कभी बजट बहुत सारे आए, लेकिन जब आप प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना में टैक्स की वजह सेस लगाकर आप किसी पर्टिकुलर ऐसे महत्व वाले क्षेत्र को जो वास्तव में देश के विकास के लिए जरूरी है, आप उसकी शुरुआत करते हैं। ये दूसरा बजट है। मैं मेहताब जी इसको याद दिलाऊंगा कि ये सोशल सिक्योरिटी की बात आज की नहीं है, ये अटल जी की सरकार के समय से है। ठीक है। और इसलिए भारतीय जनता पार्टी, एक लाइन बोलूंगा, कभी जब बजट आता है तो रहा सवाल कांग्रेस का, यहाँ कांग्रेस नहीं है, कोई नेता नहीं है, मुझे वो हमेशा इंडिविजुअल्स की बात करते हैं। आज जेटली जी नहीं है, सरकार है ना, सोनिया जी नहीं है, ये व्यक्तिवाद नहीं चलता, संस्थागत आपको विश्वास जगाना चाहिए। बीजेपी चाहे राज्य में सरकार में हो चाहे केंद्र में सरकार हो, तो आप देश के बारे में सोचते हैं। हाँ, और इसलिए कभी कुछ चंद कॉर्पोरेट घरानों के बारे में दबाव के कारण कि साहब कोई ये बड़ा नेता है इसको मिल जाएगा, अभी तक ये जो चलता रहा, या एक दबाव कि जो लोग 2-3 करोड़ लोग टैक्स देते हैं उन्हीं के दबाव में बजट आएगा। इससे मुक्त होना ये मामूली आंदोलन नहीं है, ये बड़ा कदम है सरकार का। और इसलिए मध्य वर्ग को हम अगर कम्युनिकेट नहीं कर पाए तो हम कर लेंगे। ठीक है, मतलब मुझे लगता है पॉलिटिकल वर्कर के नाते, जनप्रतिनिधि के नाते, जिन क्षेत्रों से मैं आता हूँ, आरोप ये जो एक लाइन कहूं सर, 2 लाइन। मैं बंदेलखंड से आता हूं, मेरे यहाँ पर जमीन, अब भूमि अधिग्रहण कानून आया, मैंने उस पर भाषण दिया है। सब जगह कहते हैं कि साहब ऐसा है, हमारे यहाँ तो ना रेलवे लाइन है, न सिंचाई है, आप हमसे जमीन ले लो, चौगुनी कीमत हम देने के लिए तैयार है। तो पूरे हिंदुस्तान के किसान को एक तरीके से नापना या पूरे मध्य वर्ग को एक तरफ से हाँक देना, मैं नहीं मानता कि ये सही होगा। मेहताब साहब का सवाल हो, मैं आपसे पूछ लेता हूँ, जब आप कह रहे हैं कि हम पूरे देश के बारे में सोचते हैं, तो क्या कुछ चंद कॉर्पोरेट घराने भी उसी देश की परिभाषा में शामिल हैं या उनको अलग रखती है? नहीं, हमने कभी भेदभाव नहीं करते, हम कम्युनिस्टों की तरह थोड़ी बर्ताव करते हैं कि पूंजीपति को गाली देकर ही हमको वोट लेना है। ठीक है। हमें
यहाँ पर जो व्यापार कर रहा है उससे भी बारे में चिंता करनी है, जो ईमानदारी से बौद्धिक श्रम कर रहा है और उसकी आर्थिक हालत खराब है उसकी भी हमें चिंता करनी चाहिए। हमें उस मजदूर की भी करनी चाहिए जो कानून जानता ही नहीं है, जिसको पता ही नहीं है कि कब लाभ मिल गया और कब वो लुट गया, उसकी भी चिंता करनी पड़ेगी। सरकार का काम बड़ा होता है, लेकिन आप एक वर्ग के खिलाफ बोलकर आप करना चाहें नहीं, तो उसके बाद भी 80 साल के ट्रेड यूनियन आंदोलन के बावजूद भी आज भी वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर का लेबर तो जहां का तहां है, उसकी चिंता तो सिर्फ दो सरकारों ने की, या तो अटल जी की सरकार ने की या मोदी जी की सरकार ने। ये जो कॉर्पोरेट वाली बात है, मुझे लगता है कि जब संसद में चर्चा होगी तो आप लोगों के तर्क इसको लेकर भी कुछ निकलेंगे। कुछ इसमें वजन है क्या, या आपको लगता है कि नहीं अब ऐसा नहीं है, इस बजट में ऐसा कुछ नहीं है? एक 5% तक कॉर्पोरेट टैक्स घटाया। दूसरा, एफडीआई एफआईआई के बीच में जो अंतर था उसको भी मिटाया। जी, इसका फायदा क्या है, क्या नुकसान है, किस तरह का वो हमारे देश के हित में लगेगा, ये एक अलग चीज है। ठीक है, पर एक एटमॉस्फेयर अब बना है देश में जी, द पॉजिटिव साइड, हाँ, वो है कि एक कॉन्फिडेंस इस सरकार के ऊपर बढ़ा। और इसका क्या मतलब है सर उस दर्शक के लिए जो प्रोग्राम देख रहा है? मतलब अगर विश्वास सरकार के प्रति बनता है, सरकार की साख पर सवाल नहीं खड़े होते हैं, क्रेडिबिलिटी बनती है, तो इसका क्या मतलब है देश के लिए, अर्थव्यवस्था के लिए? वी हैव टू वेट एंड सी टिल मंथ ऑफ दिसंबर, क्योंकि आज जो बजट एस्टिमेट डिफरेंट सेक्टर में आया है जी, सप्लीमेंट्री बजट आने तक हमको वेट करना पड़ेगा। ठीक है, इसका इम्पैक्ट क्या है इन द इंडस्ट्रियल सेक्टर, इन द कॉर्पोरेट सेक्टर, इसको भी परखना पड़ेगा। इमीडिएट इफेक्ट शायद यही है कि एक कॉन्फिडेंस बढ़ा है इन द कॉर्पोरेट सेक्टर विद दिस मेथोडोलॉजी, विद दिस गवर्नमेंट। पटेल साहब आप कुछ कहना चाह रहे हैं? मैं ये कहना चाह रहा था कि राज्यों के साथ भेदभाव आम बात थी। ये पहली सरकार है जिसने ये आरोप नहीं लगने दिया, बल्कि ये माना कि नहीं, राज्य अगर पिछड़े हैं, योजनाएं अधूरी पड़ी हैं, किसने भूमि पूजन किया, किसने शिलान्यास किया, इसको छोड़कर ये इतना बड़ा कदम है जो राजनीति का रोग था उसको कम से कम खत्म हम पूरा न कर पाए, 4 महीने में हो भी नहीं सकता, 9 महीने में, लेकिन उसको रोकने की कोशिश की है कि ये रोग हम बढ़ाएंगे नहीं। ठीक है, ये अपना बड़ा मैसेज है। अब शिशिर सर, ये जो साख की बात है या जो विश्वास बहाली की बात है, इसके क्या कुछ मायने आपके हिसाब से भी नजर आते हैं? प्लस मेक इन इंडिया जिसको रोजगार से जोड़कर देखा जाता है, आपको लगता है कि इस बजट में रोजगार के संदर्भ में भी युवा भारत में कुछ एक विजन जैसा दिखता है या नहीं है ऐसा? आपको याद होगा अनुराग कि हम लोग पिछले वर्ष भी जब चर्चा कर रहे थे तो सबसे बड़ा मुद्दा ये था कि क्या विदेशी कंपनियों को हम यहाँ बुलाएं या हम ये भी रोकें कि जो भारतीय कंपनियां विदेश जाकर के पैसा लगाती हैं, वो यहाँ निवेश करें। आज की तारीख में जो सबसे बड़ी हमारी समस्या ये है कि हमारे अपने लोग अगर यहाँ पर प्रोजेक्ट नहीं लगाएंगे तो कौन लगाएगा? क्या हम इंतजार करेंगे उनका? जो बात हुई कॉर्पोरेट टैक्स का, देखिए होता क्या है कि जो इफेक्टिव रेट ऑफ कॉर्पोरेट टैक्स है 30% है, जिसपे अगर आप सेस और सरचार्ज ले ले तो 33% से ऊपर चला जाता है। लेकिन कंपनियों को कई तरह के एग्जेम्पशंस मिलते हैं, कई तरह की छूट मिलती है। तो इफेक्टिव रेट ऑफ कॉर्पोरेट टैक्स जो है वो 23.22% है 2013-14 के लिए। अगर आप दूसरे देशों से तुलना करें तो वो कहीं पे 19% है, कहीं पे 20% है, कहीं पे 25% है। अगर एवरेज देखें तो वो लगभग 25% है। ठीक है, आज जो हमने बात की है कि 4 सालों में हम 5% कम करेंगे और इसमें एग्जेम्पशंस हटा देंगे। और आपको एक बात बताऊं, ये जो बात ली गई है कहां से आपको पता है? चिदम्बरम साहब का ऑथर किया हुआ डायरेक्ट टैक्स कोड से। ये मोदी साहब का ओरिजिनल आइडिया नहीं, माफ कीजिएगा प्रहलाद सर, ये उनका आइडिया था। भाषण में कहा भी है डायरेक्ट टैक्स कोड से, ये हाँ, ये डायरेक्ट टैक्स कोड से लिया गया है, यानी यूपीए सरकार की एक चीज को आपने लागू करने की कोशिश की है। 4 सालों के बाद क्या होगा कि इफेक्टिव रेट ऑफ टैक्स है वो 25% होगा, जो कि एक सर्टेनिटी देता है, एक क्लियर कट देता है कि आपको कितना पैसा पे करना है। तो कंपनियों के लिए आसानी ये होगी कि उनको पता होगा कि मुझे ये एग्जेम्पशंस नहीं मिलने वाला है, मुझे इतना ही टैक्स पे करना है, मुझे यहां पर इन्वेस्ट करना चाहिए। जाहिर सी बात है कि रोजगार के लिए तभी मौके बन सकते हैं जब आपके नए प्रोजेक्ट आए या पुराने प्रोजेक्ट का एक्सपेंशन हो। कंपनियां निवेश करेंगी एक स्थिर माहौल में, एक सर्टेन माहौल में, तो रोजगार के मौके बनेंगे ही बनेंगे। ठीक है, और वो जो बात एक महंगाई को लेकर, पेट्रोल डीजल को लेकर, मध्यम वर्ग की निराशा को लेकर, आपको लगता है वो वास्तव में कुछ मायने रखती है
तब जबकि राजनीतिक दल कम से कम उस मुद्दे को उठाएं तभी, या उसके कुछ विस्तारित मायने हैं जिससे आम जनता प्रभावित होने जा रही है नकारात्मक लिहाज से? देखिए, आंकड़े ऐसी चीज है ना जो कभी भी आपको कहीं पे भी फंसा सकते हैं, वो मायाजाल बना देते हैं, उसमें उलझने की जरूरत नहीं है। सच्चाई ये है कि क्या हम बाजार जाते हैं, जो पैसा हम खर्च करते हैं क्या वो हम कम खर्च कर रहे हैं या ज्यादा खर्च कर रहे हैं। अब ये हमारे यहाँ इन्फ्लेशन का एक अजीबोगरीब सा ट्रेंड बन गया है। एक कभी आलू महंगा हो जाता है तो प्याज सस्ता हो जाता है, प्याज सस्ता होता है तो टमाटर महंगे हो जाते हैं, टमाटर सस्ता होता है तो भिंडी महंगी हो जाती है, भिंडी सस्ता होता है तो गोभी। क्वेश्चन यही है कि आपका मंथली जो लिस्ट है, मैं उसी पे आ रहा हूं सर, वो खर्चा कि वो जो खर्च है वो बढ़ जाता है, क्योंकि इसके साथ साथ कई और ऐसे फैक्टर हैं जो, अब जैसे दूध की बात है, दूध के दाम पिछले कुछ समय में हमने देखा कई बार बढ़े, और उसके पीछे तमाम दलीलें दी गई कि फीड स्टॉक महंगा हो गया, ट्रांसपोर्टेशन महंगा हो गया। आज जब अगर चीजें सस्ती हुई तो क्या दूध के दाम कम हुए? हमारा बिल कम नहीं हुआ। समय पूरी तरीके से खत्म हो गया। बहुत संक्षेप में, जब सत्र में भी चर्चा होगी सदन में और आप अपने तर्क रखेंगे, कोई सुझाव जो आप वित्त मंत्री को देना चाहें आपके हिसाब से इस तरीके के बजट को लेकर, जो आपको लगता है कि नहीं ये अच्छे दिन वाला बजट नहीं है? आम आदमी को हाथ पैसा आना चाहिए, हमारा मत नहीं। हमारे रिजर्व बैंक का जो गवर्नर है उनको भाई मत है, मेक इन इंडिया कैसे चलेगा? ठीक है, आम आदमी का हाथ पैसा आना चाहिए। तो बजट में आम आदमी को हाथ पैसा आने के लिए कुछ नहीं, एक दो हो सकता है। मैंने तो बोला 100 काम पे 3-4 अच्छा काम करते तो 96-97 काम अच्छा नहीं करते तो ये आदमी को भलाई। ये 17,77,000 करोड़ का जो पूरा बजटीय अनुमान है, ये फिर जा कहाँ रहा है सर? ये 17 लाख करोड़ रुपए का जो लगभग बजट है, शेषर सर आप मुझे सही कीजिएगा, तो ये आदमी को पास जा रहा है, सही बात है, लेकिन ज्यादा जा रहा है कॉर्पोरेट के पास। अच्छा, ज्यादा जा रहा है जो जिसका हाथ में पैसा ज्यादा है उसका हाथ। गरीब आदमी को पास पैसा नहीं ज्यादा नहीं जा रहा है, बहुत संक्षेप, और ज्यादा जाने का जरूरत था नहीं है इस बजट में। समय खत्म हो चुका है। सब्सिडी घटाया नहीं गया है जी, सब्सिडी घटाया नहीं गया है। ये जो 17 लाख नहीं कम हुआ है, ये सब्सिडी घटाया नहीं गया। दैट्स अ ट्रेमेंडस मैसेज जो इस बजट के जरिए आम लोगों के पास गया। ठीक है, तो पटेल साहब जब इतना अच्छा है तो थोड़ा दर्शकों को बता भी दीजिए कि अच्छे दिन कब आने वाले हैं। नहीं, अच्छे दिन देखिए हमारे और आपके परिवार में भी बहुत अगर हमारी नीयत ठीक नहीं है तो हमारे जो गार्जियन है, 2022 तक है रोड मैप। नहीं गार्जियन स्वाभाविक है, जितना बिगड़ा है कि उसको बहुत आसानी से चुटकियों में ठीक भी नहीं किया जा सकता। लेकिन मैं कहता हूँ हम अपने परिजनों के बारे में भी अगर हमारी नीयत ठीक ना हो तो सब कुछ रहने के बाद भी हम उनको कष्ट में रखते हैं। ये भरोसा पहले पैदा करिए कि नहीं, मैं अपने जवाबदेही से नहीं मुकरूंगा। ठीक है, ये बड़ा मैसेज है और ये देश के वृद्धों को और गरीबों को ये संदेश है। इस नेतृत्व के कारण उनका नुकसान नहीं होगा, वो संरक्षित होंगे, ये बड़ी बात है। कब आएंगे अच्छे दिन ये अभी भूल जाएं। ठीक है, मुझे चलिए सर, समय पूरी तरीके से खत्म हो चुका है। बहुत बहुत शुक्रिया आप चारों का। कुछ तर्क संसद के लिए भी बचाकर रखिए जब वहां इन मुद्दों पर चर्चा होगी। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी दर्शकों का भी कार्यक्रम देखने के लिए। नमस्कार।